हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मजे में हो गए, जम के पढ़ाई कर रहे हो। मैंने प्रीवियस सेशन में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के हाफ पोर्शन को कवर किया था। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। राइट, होली का टाइम है, छोटा लेक्चर डाल रहा हूँ थोड़ा सा, इसको कवर करके रखिएगा आप। नेक्स्ट संडे में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एक साथ आएगा और उसके अगले संडे में आपको चैप्टर 5 मिल जाएगा। राइट, सो इन कमिंग 2 संडेज यू विल बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस ऑफ एसएम। एफएम में लीवरेज का कॉन्सेप्ट रिवीजन हो चुका है। क्वेश्चन रिवीजन आज आपके साथ शेयर हो रहा है। राइट, कल हम वी विल बी सम अदर चैप्टर, लेट्स से आफ्टर लीवरेज वी विल बी सीइंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन आएगा, फिर उसके बाद उस चैप्टर के प्रॉब्लम्स आएंगे। ये डेली बेसिस पे आपके एफएम का रिवीजन चल रहा है। राइट, एसएम में आपने डेट चैप्टर लास्ट संडे को किया था। आज मैं आप लोगों को सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूँ और अगले संडे को आपको थर्ड एंड फोर्थ एक साथ में। कीप वर्किंग हार्ड, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। लास्ट सेशन में हमने अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री के पास हम रुके थे। राइट, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यू नो व्हाट इज इंडस्ट्री, हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से। सेट ऑफ सेलर्स को हम इंडस्ट्री कहते हैं। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं एज अ बिजनेस, तो वो इंडस्ट्री हमारे लिए कितना अट्रैक्टिव है, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। करना चाहोगे जिस इंडस्ट्री में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ना हो। राइट, सो जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट शुड बी मोर देन द एवरेज ऑफ द इंडस्ट्री, तभी वो हमारे लिए अट्रैक्टिव होता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी हियर, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड वेदर द इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव और नॉट। तो इसके लिए वी डू द इंडस्ट्री एनालिसिस। सो वी सिंपली से दैट the industry analysis culminates into identification of various issues and draw conclusion about the relative attractiveness or unattractiveness of the industry, near term में as well as long term। कितना अट्रैक्टिव है, कितना अनअट्रैक्टिव है, इसी बात का एस्टिमेशन हम यहाँ करने जा रहे हैं। राइट, एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। why it is very essential, very important to understand, because based on that you will be able to formulate your own strategy. Companies invest capital, either the promoters or from the public, and should be inherent careful in choosing an industry. You know, अब खास करके जब promoters की बात करते हैं तो चलो भाई फिर तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, बट जब आप पब्लिक की बात करते हैं तो इस पैसे को तो आपको बहुत सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। सो प्रोमोटर को भी अपने पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। वी नो दैट कोई भी कंपनी अगर एग्जिस्ट होते हैं, they expect return from investment. So इंडस्ट्री ऐसा होना चाहिए जहां आप अपने प्रॉफिट को श्योर कर सको। The important factors on which the management may base such conclusions in तरह के सवाल सरप्राइज क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो किस तरह से हम कहते हैं कि कैसे हम इस बात को कंक्लूड करें कि वेदर द इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव और नॉट। तो क्या क्या चीजें हैं देखो। द इंडस्ट्री इज ग्रोथ पोटेंशियल, फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं है, और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। Whether competition currently permits adequate profitability. So intensity of competition and effect of competition on profitability. We know that with increasing intensity of competition, profitability goes down. तो जितना ज़्यादा competition बढ़ेगा, profitability उतना कम होता चला जाएगा। So कहने का मतलब इसका ये है कि competition कैसा है, क्या intense है, क्या बहुत strong है, क्या weak है, और इसका impact हमारे profitability पे क्या है। तो पहला point क्या हो गया आपका growth, second point हो गया आपका competition. Third, whether the industry profitability will be favorably or unfavorably affected by the prevailing driving forces. So it means effect of driving forces on profitability. Now we know what are the driving forces. Driving forces are those dominant forces which bring change in the industry. जैसे हमने कहा था advancement in technology, जो इंडस्ट्री को बहुत adversely affect कर सकता है, right? और एक massive change लेके आ सकता है। तो driving forces का affect profit पे क्या है, इसको भी देखेंगे। And the competitive position of an organization in the industry, and whether its position is likely to grow stronger or weaker. So what we say, आपके इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है।
फिर आप कहते हो इफेक्ट ऑफ कंपटीशन ऑन प्रॉफिट on profit, effect of on profit, ड्राइविंग फोर्सेस ऑन प्रॉफिट। इस तरह से आप बहुत सारे फैक्टर्स को ले सकते हैं। जैसे आपने कहा इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन प्रॉफिट, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन प्रॉफिट, टैक्सेशन ऑन प्रॉफिट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं व्हाइल लुकिंग इनटू वेदर द इंडस्ट्री इज प्रॉफिटेबल और नॉट। द पोटेंशियल, whether the company is able to defend against, counteract the factors that make the industry unattractive. जैसे हमने कहा कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन मेक्स द इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव। डिफेंड आवरसेल्फ, है ना, तो हमें उस कंपटीशन के अगेंस्ट अपने आप को क्या करना होगा, डिफेंड करना होगा। ओनली देन वी विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट। तो वेदर वी हैव द कैपेबिलिटी टू डिफेंड आवरसेल्फ और नॉट, द डिग्री ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, severity of problems confronting the industry as a whole, and whether continued participation in the industry adds importantly to the firm's ability to be successful in other industries as well. So हम जानते हैं कि whatever competence we are creating in one industry, ये ऐसा होना चाहिए when it, कब ये core competence बन जाता है, when it is applicable into different markets, when it is applicable into different industries। तो हम उसको different दूसरे इंडस्ट्री में भी उसको हम यूज कर सके। जो भी core competence, जो भी competence हम डेवलप कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, क्या हम उसको दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम ये देख सके कि हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स। तो अब अगर आपसे पूछा जाए हाउ कैन यू गेज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड वेदर द इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव और नॉट, तो आप कहते हैं देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड बिफोर मेकिंग कंक्लूजन। लाइक जैसे हम कहते हैं ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, growth potential of the industry, future prospect of the industry, effect of competition on profitability, effect of driving forces on profitability, and ability to defend against the rivals or defend against the unfavorable factors of the industry. फिर आप कह सकते हैं effect of taxation and other government policies on the industry. So a lot of factors are there जिन factors को समझ के आप फिर conclude कर पाते हैं कि whether industry is attractive or not. As a general proposition, if an industry's overall profit prospects are above average, then the industry can be considered attractive. और अगर profit prospect जो below average है, then this is unattractive. इसको ध्यान में रखना है। क्या बोलोगे? If जो overall profit prospect है, if that is above average, then that is attractive. Below average, then that is unattractive. So this was your attractiveness of industry. सो अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड होता है। जैसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, राइट, दैट्स वन एस्पेक्ट। देन वी टॉक अबाउट द कंपटीशन, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। देन वी टॉक अबाउट द ड्राइविंग फोर्सेस। देन वी टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्गर एंड वीकर राइवल्स, कि इंडस्ट्री में हमारा पोजीशन क्या है, व्हाट इज आवर पोजीशन। फिर हम बात कर लेते हैं आप स्ट्रॉन्गर एंड वीकर कंपनी के अलावा आप यू कैन टेक डिफरेंट फैक्टर्स लाइक राइवलरी को भी आप ले सकते हो, राइट। इसको मैं आपको एक कोड देता हूं, इसको ध्यान में रखना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आप ऐसे रखना, ECT SWRK, ठीक है। देखो यहां E का मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब इसको आपको ध्यान में क्या रखना है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, जैसे आपने कहा ग्रोथ पोटेंशियल, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है। आपने कहा साइज ऑफ इंडस्ट्री, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। फिर आ गया सी का मतलब दिमाग में रखना है आपको कंपटीशन, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी, कंपटीशन जितना इंटेंस होगा प्रॉफिटेबिलिटी उतनी कम होगी। टी का मतलब आपको दिमाग में रखना है ट्रिगर्स ऑफ चेंज। ये जो ट्रिगर्स ऑफ चेंज है ना, यहीं से आप ले सकते हो किसको, ड्राइविंग फोर्सेस को। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राइविंग फोर्सेस हियर, तो यही आपके ड्राइविंग फोर्सेस हैं। और फिर आप देखते हो अपने पोजीशन को, स्ट्रॉन्गर एंड वीकेस्ट कंपनी इन द इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्गर एंड वीकेस्ट कंपनी, वीकेस्ट कंपनी इन इंडस्ट्री, इसको इस तरह से रखो, ठीक है, वीकेस्ट कंपनी इन इंडस्ट्री। देन वी हैव द आर, राइवल्स के मूव्स, इसको आप ऐसे दिमाग में रखना, मूव्स ऑफ राइवल्स, कि राइवल्स के क्या स्ट्रेटजीज हैं, राइवल्स के क्या मूव्स हैं। और के का मतलब आप रखो की सक्सेस फैक्टर को, उस इंडस्ट्री में सक्सेस करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हमारे को जरूरत है। याद रखना आप, जब आप इन सारे फैक्टर्स को देखते हो तो इन सारे फैक्टर्स का जो कुमुलेटिव इफेक्ट होता है वो बताता है वेदर द इंडस्ट्री इज फाइनेंशियली अट्रैक्टिव और नॉट। अब इसको आपको पॉइंट में लिखना है। तो ये जो आप पॉइंटर देख रहे हो ना, आपने जो यहाँ A टू लेके I तक का जो पॉइंटर देखा है, बेसिकली वो यही है। क्या बोला, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कंपटीशन, ड्राइविंग
drivers and key success factors. These 7 factors all together will give you, a financial attractiveness of industry. तो 6 ही हुआ, है ना, 3, 5 और 6 हुआ, और 7वां आपका क्या होता है, फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस होता है. तो इसको ध्यान में रखना है, काफी होगा. This is it. Now you have to go to the experience curve. Now what is experience curve? Experience से क्या समझते हैं? Experience कहाँ से मिलता है किसी को भी? और ये क्वेश्चन बड़ा रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत सिंपल सा चीज. इसका इंप्लीकेशन हमारे समझ में होना चाहिए, इसका इंप्लीकेशन हमारे ध्यान में रखना चाहिए. देखो एक्सपीरियंस कर्व क्या कहता है, तो हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, और एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलता है. आप कहते हो सर हमें एक्सपीरियंस मिलता है जब हम किसी काम को लगातार बार बार करते रहते हैं. सो व्हाट हैपेंस कि जब हमने किसी टास्क को रिपीटेडली किया, रिपीटेड टास्क, सेम टास्क ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट करते हुए जा रहे हैं, इन दैट केस वी गेट द एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ कि हमें उस काम को करने का एक्सपीरियंस मिल रहा है. और एक्सपीरियंस का फायदा क्या होता है पता है आपको? एक्सपीरियंस का फायदा ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कम टू नो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां गलतियां हैं, कहां गलतियां नहीं है. राइट. सो आप क्या करते हो, डूज एंड डोंट समझ जाते हो, डूज एंड डोंट समझ जाते हो, और जैसे आपने डूज एंड डोंट समझा, आप अपने काम को रिफाइन कर देते हो. रिफाइन किया, यू बिकम द एक्सपर्ट ऑफ योर जॉब. तो यहां से मिलती है आपको एक्सपर्टीज. एक्सपीरियंस गिव्स यू एक्सपर्टीज. यू बिकम एक्सपर्ट इन योर जॉब व्हेन यू आर डूइंग दैट जॉब इन बेस्ट पॉसिबल वे. जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है उस काम को करने का, उस तरह से आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं. बेस्ट पॉसिबल वे का मतलब क्या हुआ, मिनिमम रिसोर्स कंज्यूम होना शुरू होगा. क्या होगा, मिनिमम रिसोर्स कंज्यूम होगा. सो मिनिमम इनपुट को आप क्या कर पाओगे, मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट कर पाओगे वंस यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क और द प्रोसेस. और यही एक्सपर्टीज टर्न्स इनटू समथिंग कॉल्ड एज एफिशिएंसी. आपकी एफिशिएंसी बहुत हाई हो जाती है, और आप जानते हैं एफिशिएंसी हाई होने का मतलब है कॉस्ट का क्या होना, कम होना. दिस इज व्हाट द एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट, एंड दिस इज व्हाट द एक्सपीरियंस कर्व इज ऑल अबाउट. नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मान लो कोई ओल्डर कंपनी है, पुरानी कंपनी है जो बहुत दिनों से काम कर रही है, और कोई लेस एक्सपीरियंस्ड कंपनी है जिसका एक्सपीरियंस क्या है, कम है, तो जाहिर सी बात है ओल्डर कंपनी के पास क्या होगा, कॉस्ट एडवांटेज होगा एज कंपेयर टू द लेस एक्सपीरियंस्ड कंपनी. सो ओल्डर कंपनी विल हैव कॉस्ट एडवांटेज. और यही एक्सपीरियंस इफेक्ट आपको दिखता है जब आप बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का. क्या होता है इकोनॉमीज स्केल में, विद cumulative volume of production your cost per unit what decreases. So with economic volume of production, increasing volume of production, your cost per unit decreases. So this is what the economies of scale is. And economies of scale effect जो है basically वो किसकी वजह से होता है, आपका एक्सपीरियंस की वजह से होता है. बिकॉज ये जो आपकी एफिशिएंसी, ये जो आपका एक्सपीरियंस है, ये एड ऑन होता है. राइट. ये आपकी टोटल कॉस्ट को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर देता है. सो व्हाट वी से हियर इन एक्सपीरियंस कर्व, experience curve akin to learning curve, which explain the efficiency increase gained by worker through repetitive productive work. Efficiency increase gained by worker through repetitive productive work. तो repetitive productive work से क्या बढ़ता है, efficiency increase होता है workers का. Experience curve is based on the commonly observed phenomenon that unit cost decline as a firm accumulate experience in terms of cumulative volume of production. It is based on the concept we learn as we grow. Experience curve is based on the concept we learn as we grow. We learn as we grow. So आप क्या कहते हो, the cost decline as a firm accumulate experience. Experience ही तो accumulate हो रहा है in terms of cumulative volume of production. The implication of that larger firm in the industry would tend to have lower unit cost as compared to those for small companies. तो जो बड़ी कंपनीज हैं, ओल्डर कंपनीज हैं, उनका पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, कम होगा as compared to the new and lesser experienced companies. So they will get the competitive cost advantage. The older one, the bigger one will get the competitive cost advantage. Experience curve result from variety of factors such as learning effect, economies of scale, product redesign, technological improvement in production, and so on. Now, what are the features of experience curve? As a business grow, they gain experience, and we talked about it, because as we grow का मतलब क्या हुआ, we are operating over the period of time, and जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, we are getting more and more experience. Experience may provide an advantage over the competition. Experience is key barrier to entry. So experience curve also work as a key barrier to entry. आप याद करो, this is my industry.
और इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, इट मींस दे विल बी एंजॉयिंग हाई एफिशिएंसी. If they are enjoying high efficiency, their cost is very low. In that case, new entrant will get discouraged. New entrant क्या होगा? Discourage होगा, क्योंकि उसे पता है कि जो existing players हैं उनका cost already क्या है? बहुत कम है. So I won't be able to compete. तो ये बड़ा important aspect है ये, that experience curve also work as a barrier to entry. Large and successful organizations possess stronger experience effect, as I told you earlier. So this is your experience curve. Cumulative volume of production बढ़ाते हैं, cost per unit क्या होता है हमारा? Decrease होता है. As business grow, it understands the complexity and benefit from its experiences. That is what the experience curve is. Now, ये question बड़ा important हो सकता है, double star करेंगे इसको. How experience curve is relevant in SM? How experience curve is relevant in SM? तो हम कहते हैं सर देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि सबसे पहले SM में हमने देखा कि ये एंट्री बैरियर की तरह काम करता है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में we know that 5 forces model is of quite importance. Why it is so? Because we have to create competitive advantage, and to create competitive advantage we will have to consider 5 forces model of competition analysis. And 5 forces model of competition analysis का एक बहुत ही important factor था threat of new entrant. और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है, या फिर हम एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट कहते हैं, दैट वर्क्स एज अ एंट्री बैरियर. तो न्यू एंट्रेंट कम होगा, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी. तो पहला तो इंपॉर्टेंस ये हो गया. हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन एसएम? तो आप कहते हैं सबसे पहले एक्सपीरियंस कर्व इज कंसीडर्ड एज अ बैरियर फॉर न्यू फॉर्म कंटेम्पलेटिंग एंट्री इनटू द इंडस्ट्री. सेकंड इज आल्सो यूज्ड टू बिल्ड मार्केट शेयर एंड डिस्करेज कंपटीशन. कंपटीशन को डिस्करेज करने के लिए, बिकॉज सपोज यू आर द ओल्डर फॉर्म एंड यू आर हैविंग कॉस्ट एडवांटेज, है ना, आपका कॉस्ट एडवांटेज है, तो प्राइस वार तो वैसे ही कोई डर से इनिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका कॉस्ट एडवांटेज है तो आपका मार्जिन ज्यादा होगा और आप कम सेक्रीफाइस करके ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हो, लंबी लड़ाई लड़ सकते हो आप अपने राइवल्स के साथ. तो राइवल्स को भी आप डिस्करेज करते हैं, कंपटीशन को भी डिस्करेज करते हैं, राइट. और साथ ही साथ एंट्री बैरियर की तरह भी ये काम करता है. तो ये आपके दो इंपॉर्टेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, राइट. So this was your experience curve. माइनर टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं. हाँ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपीरियंस कर्व एंड हाउ एक्सपीरियंस कर्व इज इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. दिस मे बी द फ्रेम ऑफ द क्वेश्चन. आगे बढ़े. वैल्यू क्रिएशन, इसी पे सब टिका हुआ है. वी नो दैट कि अल्टीमेटली वी हैव टू क्रिएट वैल्यू, है ना, वी हैव टू क्रिएट वैल्यू. एंड वैल्यू क्रिएशन की अगर हम बात करें तो वैल्यू का मतलब क्या सीखा था हमने? मोर वर्थ फॉर द बायर्स. More worth for the buyers, and this is something what a buyer buys. Buyer क्या खरीदता है? Value खरीदता है. And as a business, we deliver value through products and services. So keep it simple. The concept of value creation was introduced primarily for providing product and services to the customer with more worth. Value is measured by. अच्छा, okay, ये भी बड़ा important aspect है. How we can measure the value? Because this is intangible. ये कोई tangible तो नहीं है कि 4 किलो वैल्यू दे दो. दोगे क्या आप 4 किलो वैल्यू? हमने कहा 4 किलो वैल्यू दे दो, 8 किलो वैल्यू दे दो, ऐसे तो होता नहीं है. वैल्यू क्या है? तो हम कहते हैं सर ये इंटेंजिबल है, ये मेजरेबल नहीं है, इसको मेजर नहीं कर सकते आप ऐसे डायरेक्टली, क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप इसको. तो हम कैसे समझेंगे कि वेदर द प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग हाई वैल्यू और नॉट? मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं आईफोन की बात कर लूं और अगर मैं ओप्पो की बात कर लूं, तो किसका वैल्यू ज्यादा, कौन ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर रहा है? आप क्या बोलोगे? आईफोन. नाउ हाउ यू आर सेइंग दैट? तो आप कहते, तो फिर आप बात करते हो सर हम क्वालिटी की वजह से, सर फीचर्स की वजह से, ब्रांड की वजह से. तो ये जो क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांड है ना, इसी से वैल्यू मेजर हो सकता है. सो वैल्यू इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट्स, फीचर्स, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड बाय इट्स सर्विसेज फॉर विच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे. तो व्हाई कस्टमर्स आर विलिंग टू पे? दैट विल रिफ्लेक्ट द वैल्यू. व्हाई यू आर बाइंग द आईफोन? So that is the value you are getting against which you are ready to pay to the company, the Apple. So this is how we can measure the value. The value creation is an activity of performance by the firm to create value that increases the worth of goods, services, business process, or even the whole business system. So it's about increasing the worth. Value creation is the process of increasing the worth. ठीक है? So ये आपका value creation की हम बात कर रहे थे. Many businesses now focus on value creation. Ultimately, this concept gives business a competitive advantage in the industry. जाहिर सी बात है, higher value means क्या हुआ? You will be able to provide, more worth, more benefit
to all stakeholders we are talking about. अब जरा देखना है इसको, both in context of creating better value for customers purchasing its product and services as well as for the stakeholders in the business who want to see their investment in business appreciated in value. And we did it. We did the stakeholder analysis. हम क्यों करते हैं stakeholder analysis? Because हमें सबके needs को satisfy करना होता है. सबके नीड को आप स्टेक होल्डर के वैल्यू को भी क्या करना चाहोगे, मैक्सिमाइज करना चाहोगे. कस्टमर जिसे आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसके वैल्यू को भी मैक्सिमाइज करना चाहोगे. एंड फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू हैव अ सिस्टम ऑफ वैल्यू क्रिएशन, चाहे वो पूरे बिजनेस सिस्टम के लिए हो, प्रोसेस की हम बात कर सकते हैं, या पर्टिकुलर हम गुड्स या सर्विसेज की बात कर सकते हैं. सो हायर वैल्यू मीन्स यू विल हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड यू विल बी एबल टू get a unique position in the market and do better. At its most basic level, how profitable a company becomes depends on three factors. Now this is a question, single star करेंगे इसको, क्वेश्चन मार्क लगा दो. तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रॉफिटेबल हो सकते हैं. The value customer place on the company's product, आपके प्रोडक्ट को कस्टमर कितना वैल्यूएबल परसीव कर रहा है. So value perceived by the customer, right? Second, the price that a company charges for its product, आप कितना चार्ज कर रहे हो और आपका कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट. सो कॉस्ट क्या जा रहा है आपका प्रोडक्ट को बनाने में, क्या आप चार्ज कर रहे हो कस्टमर से, तो ये तो हम जानते ही हैं कि क्या हम चार्ज कर रहे हैं, दैट इज आवर प्राइस, एंड कितने में बना रहे हैं, दैट इज आवर कॉस्ट, एंड कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट हमारे को दे देगा हमारा मार्जिन, हमारा प्रॉफिट दे देगा. साथ ही साथ हम कहते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को कितना वैल्यूएबल परसीव कर रहा है. हायर द वैल्यूएबल परसीव्ड वैल्यू परसीव्ड बाय द कस्टमर, हायर प्राइसेस कैन बी चार्ज्ड. और यही आधार होता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का. डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में वी क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन सच अ वे दैट दैट इज परसीव्ड ऑफ हाई वैल्यू बाय द कस्टमर, एंड सिंस दे आर परसीव्ड एज हाई वैल्यू ऑफ बाय द कस्टमर्स, तो यू कैन चार्ज हाई प्राइसेस. आप उसके लिए क्या कर सकते हो, हाई प्राइसेस को चार्ज कर सकते हो. सो दीज आर द थ्री थिंग्स, वैल्यू परसीव्ड बाय द कस्टमर्स, the prices the company charges, and the cost in creating that particular product. ये डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन है, हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि हमें पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन तो वैसे ही पढ़ना है. The next concept here is the market and the customer. Okay, we know the market and the customer. हम जानते हैं ना कस्टमर कौन होता है, तो हम कहते हैं कस्टमर वो होता है जो हमारे गुड्स को, हमारे सर्विसेज को परचेज करता है. एंड सेट ऑफ कस्टमर्स को, सेट ऑफ बायर्स को ही हम मार्केट कहते हैं. लेकिन हमने इस पे डिस्कशन किया था कि जब हम मार्केट की बात करें, अगर सिंपल मार्केट का टर्म यूज होता है तो उसका मतलब होता है सेट ऑफ बायर्स, कंफ्यूज नहीं होना. लेकिन हम हमेशा पढ़ते आते हैं और अभी हम फिर देखेंगे, हमारे स्टडी मैट में भी ये मेंशन किया गया है कि मार्केट इज अ प्लेस. सो मार्केट मे बी अ प्लेस, मे नॉट बी अ प्लेस, बिकॉज मार्केट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी टर्म्स. मार्केट जैसे हम कहते हैं, व्हेन द मार्केट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्लेस, देन दैट इज जियोग्राफिकल मार्केट और मार्केट प्लेस. Likewise, we can have online market. आज की डेट में इंटरनेट पे मार्केट होता है ना, ई कॉमर्स, राइट. सो ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं, इन दैट केस दैट इज ऑनलाइन मार्केट. सो मार्केट को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है, बट मार्केट का जो बेसिक मीनिंग आपको दिमाग में रखना है, मार्केट इज नथिंग बट द सेट ऑफ बायर्स. तो सेट ऑफ बायर्स इज मार्केट एंड सेट ऑफ सेलर्स इज इंडस्ट्री. और हर एक इंडस्ट्री का अपना क्या होगा, मार्केट होगा. मार्केट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर एक मार्केट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. जैसे आप कहते हैं मार्केट का साइज, है ना, तो अब मार्केट का साइज उस मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, राइट. लाइकवाइज देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स ऑफ मार्केट एज वेल. एंड जब कस्टमर की बात करते हैं तो यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर. एंड वी नो द डिफरेंस. कस्टमर कौन होता है, हु बाइज द प्रोडक्ट. कंज्यूमर कौन होता है, हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट. कस्टमर एंड कंज्यूमर का डिस्टिंक्शन क्या है. कस्टमर मे बी अ कंज्यूमर, yes. A consumer may be a customer, yes. A customer is essentially a consumer, wrong. Essentially consumer हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है. एक एस्पेक्ट आता है जब ये यहां क्लैश हो कि भाई जिसने पेमेंट किया वो कस्टमर है या जिसने परचेज डिसीजन लिया वो कस्टमर है. इन दैट केस वी हैव टू टेक द साइड ऑफ समवन हु मेक्स द डिसीजन. आप कहना डिसीजन मेकर इज द रियल कस्टमर. पेमेंट तो कोई भी कर सकता है. हमने बैंक से लोन लेके हमने कोई सामान खरीदा, तो क्या बैंक कस्टमर हो गया, नहीं. तो पेमेंट तो बैंक ने किया था, दैट्स ओके, लेकिन बैंक कस्टमर नहीं हुआ. कस्टमर तो हम हैं, क्योंकि डिसीजन किसने लिया, हमने लिया. आपको पापा ने पैसे दिए, बोले जाओ अपने लिए कपड़े खरीद लो. अब आप मार्केट में जाते हैं और अपने लिए कपड़े खरीदते हैं अपने चॉइस से, राइट. तो कौन कस्टमर हुआ, पापा हुए या आप हुए, आप कस्टमर हुए, पापा नहीं हुए. यानी कि जब पे करने में और डिसीजन मेकिंग में अगर आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डिसीजन मेकर का साइड ले लेना है. दिस इज ऑल अबाउट योर मार्केट एंड कस्टमर्स. व्हाट वी से,
A market is a place, as I told you, as a place इसको define कर रहे हैं, तो we are talking about the marketplace. For interested parties, buyers and sellers, where items and services can be exchanged for a price. The market might be physical, such as a departmental store where people engage in person. They may also be virtual, such as online market, where buyers and sellers do not meet in person, but tools of technology to strike a deal. In addition to this broad definition, the term market can apply to wide range of context. जैसे हमने क्या कहा था, stock exchange. This is also a market where securities are traded. It may also refer to the group of individuals trying to buy a specific commodity. It may also be used to define a business or industry such as the global oil market. है ना? So एक इंडस्ट्री और बिजनेस को डिफाइन करने के लिए भी हम कभी कभी इस वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्लोबल ऑयल मार्केट, मतलब पूरा वर्ल्ड का ऑयल मार्केट को हम रेफर कर रहे हैं एज अ ग्लोबल ऑयल मार्केट. सो डिफरेंट कंटेक्स्ट में हम मार्केट वर्ड को यूज करते हैं. While the market is a place, business strategies work on marketing to improve the chances of success. Right? Then what is marketing? एक नया टर्म आ गया हमारे पास, मार्केटिंग. सो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या होता है तो मैं आपको यही बता देता हूं, ध्यान से सुन लो. आप बोला मार्केटिंग जब भी आपके सामने आए तो आपके ना मार्केटिंग इज नथिंग बट CCDVTP. क्या बोलोगे? CCDVTP. मार्केटिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी क्रिएट आवर ऑफर. सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्रिएटिंग का. सो वी क्रिएट व्हाट? आप कहते हो ऑफर. तो ऑफर का मतलब क्या हुआ? तो आपने कहा सर मेरा प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, उस प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं. राइट? दीज थिंग्स नीड टू बी डिसाइडेड. सो इसकी क्या गारंटी, क्या वारंटी हम उस प्रोडक्ट में दे रहे हैं. सो गारंटी, वारंटी, फीचर्स, क्वालिटी, दीज नीड टू बी डिसाइडेड. और आप जानते हो ना बहुत अच्छी तरह से. सो हाउ वैल्यू इज मेजर्ड? आप कहते हो वैल्यू इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, अदर फीचर्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट लाइक वारंटी. इससे वैल्यू मेजर होता है. So when you are delivering product to the customer, when you are creating an offer for the customer, actually you are creating a bundle of value. जो customer क्या करेगा? Consume करेगा. So through product you are delivering value. So first of all we create the offer and this is called as product management. क्या किया यहाँ हमने? Product management किया. So first is a create. Then we communicate it. Communication is equally important because it is about brand management. How you are communicating your product. आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है. सो कम्युनिकेशन इज अबाउट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग योर प्रोडक्ट. इट्स अबाउट ब्रांड मैनेजमेंट. सो सेकंड इज कम्युनिकेट, क्रिएट, कम्युनिकेट. सो कम्युनिकेट इज अबाउट व्हाट? ब्रांड मैनेजमेंट. हियर यू टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, एक्सेट्रा. एंड देन देयर कम्स द D for delivery. What will be your distribution network? What will be your delivery channel? How your product will be delivered to the customer? That also need to be decided. इसके लिए आप क्या करते हैं? डिलीवरी नेटवर्क को डेवलप करते हैं. दैट इज ऑल्सो फॉल्स अंडर द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग. ओके, डिलीवरिंग व्हाट? आपने कहा क्रिएट, कम्युनिकेट, डिलीवर. क्या डिलीवर करने की बात कर रहे हो आप? तो आप डिलीवर करने की बात कर रहे हो वैल्यू को. किसको? देन कम्स द T फॉर टारगेट मार्केट. आप जानते हैं हर एक प्रोडक्ट का अपना क्या होता है? टारगेट मार्केट होता है. सो क्रिएट, कम्युनिकेट, डिलीवर वैल्यू टू टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट. इस पूरे प्रक्रिया में नुकसान नहीं होना चाहिए. इस पूरे प्रक्रिया में नुकसान नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, एट अ प्रॉफिट. सो कम्युनिकेट, क्रिएट, कम्युनिकेट, डिलीवर वैल्यू टू टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट इज मार्केटिंग. ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, CCDVTP, है ना. इसको ध्यान में रखिएगा. और इसी प्रोसेस में, इसी डेफिनेशन में आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग है. पूरा का पूरा मार्केटिंग है. देखना, द मार्केटिंग एनकम्पासेस a wide range of operations including research, design, pricing, promotion, transportation, distribution. Create, communicate, deliver value to target market at a profit is marketing. Right? Now see this. इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, क्वेश्चन लगा दीजिएगा. The orientation of product marketing has evolved and acquired different dimensions centered around product, production, sales and customers. अब ये ओरिएंटेशन जो है प्रोडक्ट मार्केटिंग का, दिस इज वाइटल. द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग हैज इवॉल्व्ड एंड एक्वायर्ड डिफरेंट डायमेंशंस सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड कस्टमर्स. सो व्हाट आर दोज डायमेंशंस? तो आपने कहा सबसे पहला है हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, सेकंड है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन,
थर्ड है सेल्स ओरिएंटेशन एंड फोर्थ है कस्टमर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग, ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग. सो ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग में कितने ओरिएंटेशन है? ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग. कितने ओरिएंटेशंस हो गए आपके पास? 4 ओरिएंटेशंस हो गए. 4 ओरिएंटेशंस आपको ध्यान में रखना है. वन इज द प्रोडक्ट, सेकंड इज प्रोडक्शन, देन सेल्स, देन कस्टमर्स. राइट. एक बात याद रखना बालक, एसएम में आप कितना अच्छा लिखोगे ये मायने रखेगा. आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है ये मायने रखेगा. मस्ती मजाक एसएम में सही चीज नहीं है. बहुत सारे बच्चों का बैड एक्सपीरियंस होता है और बैड एक्सपीरियंस होते होते देर हो जाती है. सो इस सब्जेक्ट को बड़ा सिंसियरली पढ़ना, इसको लाइटली मत लेना. इसलिए आपके रिवीजन मैराथन में भी मैं आपको आइडल टाइम नहीं देता और मस्ती मजाक हम कम करते हैं और पूरा ध्यान हमारा कॉन्सेप्ट पे रहता है. बहुत ही वाइटल है ये और आपका एग्जाम बहुत सीरियस एग्जाम है. यू गाइज आर ऑन द लेवल ऑफ लाइक यू आर, जैसे यूपीएससी के बच्चे होते हैं ना, यू विल सी दैट दे आर वेरी सिंसियर. ओनली सिंसियर स्टूडेंट क्रैक द एग्जाम. सेम हैपेंस इन द केस ऑफ एग्जाम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. इसमें सिंसियरिटी मस्ट है क्योंकि अगर आप गलतियां करोगे ना तो मार्क्स डिडक्ट होगा और फिर पूरी तरह से आप लक पे डिपेंड हो जाओगे कि पेपर निकल गया तो बच गए, नहीं निकला तो कोई बात नहीं. 50 मार्क्स डिसाइड करेगा एसएम आपके इस पेपर को. राइट. सो एफएम एसएम में दोनों सब्जेक्ट में हमें क्या करना है? इक्वल कंसंट्रेशन रखना है और एसएम में सिंसियरिटी इज अ मस्ट. एसएम को बहुत लाइटली, गलत तरीके से नहीं पढ़ना है. कॉन्सेप्ट्स का गलत इंटरप्रिटेशन नहीं सीखना है. ये आपको एग्जाम में ही नहीं लाइफ में भी हार्म करेगा. सो अप्रोच सिंसियरली. जब हम ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 4 ओरिएंटेशन होते हैं जो इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सबसे पहले, और आप कह सकते हो पुराने जमाने में ऐसा होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता है. इट वॉज प्रोडक्शन ओरिएंटेड. वैसे हम शुरू में सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेशन को. प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? जो भी स्ट्रेटजिस्ट है, जो भी मैनेजर है, अगर वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन उसकी थिंकिंग है तो उस कंडीशन में वो ये सोचता है कि प्रोडक्ट ही सब कुछ है. तो प्रोडक्ट को लेके ही उसकी सोच है. उसका कहना है प्रोडक्ट ही सब कुछ है. अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट, अच्छे फीचर्स वाले प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर दो, बिकेगा ही बिकेगा. तो इसको कहोगे आप प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, कि उसका पूरा का पूरा ओरिएंटेशन क्या है? टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. एंड दैट काइंड ऑफ थिंकर्स और मैनेजर्स और स्ट्रेटजिस्ट थिंक दैट द प्रोडक्ट इज एवरीथिंग. What we have to do is we have to provide a high quality product, then the customer will buy automatically. इसको कहते हैं product orientation. Businesses that have product orientation think that buyers will choose those product that have the best quality, performance, design and feature. Buyer उस product को choose करेगा जिसके पास best quality है, performance है, design और feature है. This is called as product orientation. दूसरा आता है आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेशन. इसका ओरिएंटेशन बदल गया, प्रोडक्शन. तो इसका फोकस चला जाता है प्रोडक्शन पे. और ये क्या कहेगा? ऐसे मैनेजर्स क्या कहते हैं? बल्क में प्रोड्यूस करो, लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन होना चाहिए हमारा, ताकि हम लो प्राइस पे ज्यादा वॉल्यूम बेच सके. तो दे कंसंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एंड दे ट्राई टू कीप कॉस्ट लो, सो टू गेट द लिबर्टी टू रिड्यूस द प्राइस. तो इनका ओरिएंटेशन अलग है. प्रोडक्ट ओरिएंटेशन कहता है कि प्रोडक्ट फीचर इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्शन ओरिएंटेशन कहता है प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, लो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, लो प्राइस इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेसेस बिलीव दैट कस्टमर चूज लो प्राइस प्रोडक्ट्स. तीसरा आता है सेल्स ओरिएंटेशन. अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है सेल्स ही सब कुछ है, तो सेल्स पे खर्चे करो, मतलब प्रमोशनल एक्टिविटीज पे खर्च करो, एडवर्टीजमेंट पे खर्च करो. अगर आप प्रमोशनल एक्टिविटीज, एडवर्टीजमेंट करते हो सही तरह से, वेल प्लान्ड वे में, अच्छी तरह से, अच्छी स्ट्रेटजी है आपकी, इन दैट केस कस्टमर आपको बाई करेंगे. सो जो सेल्स ओरिएंटेशन है ये किस पे कंसंट्रेट करता है? ये सेल्स के बारे में बात करता है. तो सेल्स ओरिएंटेड बिजनेसेस बिलीव दैट इफ दे स्पेंड एनफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट, सेल्स, प्रमोशन, कस्टमर्स कैन परसुएडेड टू मेक अ परचेज. इन्हें लगता है कि अगर हम पैसा खर्च करें सेल्स पे, प्रमोशन पे, है ना, एडवर्टीजमेंट पे, तो कस्टमर को परसुएट किया जा सकता है कि वो प्रोडक्ट को बाय करे. देखो, पहला था प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, तो उसमें क्या बिजनेस सोचता है कि प्रोडक्ट ही सब कुछ है, प्रोडक्ट फीचर पे काम करो. दूसरा था प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, यहां बिजनेस क्या सोचता है कि नहीं, लो प्राइस पे हमें बेचना है. तीसरा है सेल्स ओरिएंटेशन. सेल्स ओरिएंटेशन में ये क्या कह रहा है कि नहीं, सेल्स एक्टिविटीज पे ध्यान दो, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करो, तो कस्टमर को परसुएट किया जा सकता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. एंड देन वी हैव द कस्टमर ओरिएंटेशन. इसका फोकस किस पे होगा? पूरी तरह से कस्टमर पे. स्ट्रेटजिस्ट प्रायोरिटाइज एफर्ट ऑन देयर कस्टमर्स ओनली.
तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेटजिस्ट क्या करता है, पूरी तरह से अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटाइज करता है, कस्टमर्स के नीड्स को समझना, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को समझना, अकॉर्डिंगली कस्टमर्स के नीड एंड रिक्वायरमेंट को क्या करना, सेटिस्फाई करना. सो दिस इज योर मार्केट एंड मार्केटिंग. सो प्रोडक्ट मार्केटिंग ओरिएंटेशन को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है. प्रोडक्ट मार्केटिंग ओरिएंटेशन कितने हो गए, 4 हो गए. एक हो गया प्रोडक्ट, एक हो गया प्रोडक्शन, एक हो गया सेल्स, एक हो गया कस्टमर. है ना सिंपल चीज. नेक्स्ट आते हैं कहां, कस्टमर पे. कस्टमर्स की अगर बात करें तो कस्टमर्स कौन है ना. तो हम कहते हैं सर ये तो सिचुएशनल होगा. जैसे अगर B2B की बात कर लो आप, बिजनेस टू बिजनेस, क्या होता है इस केस पे, इस केस में सेलर जो होता है वो भी एक बिजनेस होता है और बायर जो होता है वो भी एक बिजनेस होता है. तो अगर बिजनेस टू बिजनेस की बात करें तो इसमें एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है आपका बायर, मतलब कस्टमर. लेट्स टॉक अबाउट द B2C. नाउ हियर इन द केस ऑफ B2C द कस्टमर इज एन इंडिविजुअल. जो बेचने वाला है वो बिजनेस है और कस्टमर कौन हो जाता है, इंडिविजुअल हो जाता है. तो कस्टमर की अगर हम बात करते हैं दोनों हो सकते हैं. इट मे बी अ पर्सन और अ बिजनेस, राइट. सो अ कस्टमर इज अ पर्सन और अ बिजनेस that buys product or services from another organization. So that is the idea here. So that what the customer is all about. The customer is important because अच्छा customer क्यों important होता है जरा बताओ मेरे को. आप क्या बोलोगे सर, customer is the only stakeholder we can say जहां से business को revenue आता है. क्योंकि customer will buy the product and against the product they will pay the money. तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है. तो कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसी के अराउंड कस्टमर के लिए आप सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड रेवेन्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट देम. तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपका रेवेन्यू आ रहा है ना, जब तक आपके बिजनेस में प्रोडक्ट बिक रहा है ना, तब तक कोई टेंशन नहीं होती. वंस योर प्रोडक्ट स्टॉप सेलिंग तो यू विल फेस लॉट ऑफ क्राइसिस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल अराइज. ऑल बिजनेसेस is for customer either by aggressively marketing their product or by lowering their pricing to boost their customer base. तो मार्केटिंग करते हैं किसके लिए, कस्टमर्स के लिए. प्राइस के थ्रू भी हम किसको गेन करने की कोशिश करते हैं, कस्टमर्स को. कस्टमर्स आर फ्रीक्वेंटली कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स लाइक एज, रेस, जेंडर, एथनिसिटी, इकोनॉमिक लेवल, ज्योग्राफिक रीजन विच में ऑल असिस्ट बिजनेस इन डेवलपिंग अ प्रोफाइल फॉर अ परफेक्ट कस्टमर. आपको याद होगा हमने डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा था, हमने सोशो कल्चरल एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा था, राइट. सो एज के आधार पे भी हम कस्टमर्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट एज. रेस के आधार पे भी कस्टमर्स डिफाइन होते हैं, जेंडर के आधार पे भी कस्टमर्स को डिफाइन किया जाता है और टारगेट किया जाता है, एथनिसिटी के आधार पे भी कस्टमर को डिफाइन किया जाता है और टारगेट किया जाता है. सो कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कस्टमर्स से ही बिजनेस को क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है. कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर हम डिस्कस कर चुके हैं. जो कंज्यूम करे वो कंज्यूमर, जो बाय करे वो कस्टमर. Now this is something which is important here as far as customer is concerned, that is customer analysis. इसको ट्रिपल स्टार करना. कस्टमर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो कस्टमर एनालिसिस का मतलब क्या है कि लुक यू आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर, राइट. यू आर ट्राइंग टू सेल योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर. सो इन दैट केस यू मस्ट बी हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर. कस्टमर को कैसे समझ सकते हैं, तो कस्टमर रिलेटेड डेटा को हमें गैदर करना होगा, डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना होगा, डेटा को हमें एनालाइज करना होगा. And that what the customer analysis is all about. How we are going to identify our target clients, how we are going to understand their needs, their preferences, their wants, their desire. So for that purpose we have to do the customer analysis. Customer analysis identifies target clients, determine their wants and then define how the product meet those needs. Customer को, टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, उनके वांट्स को समझना, उनके नीड्स को समझना और फिर ये देखना कि हमारा प्रोडक्ट उस नीड को किस तरह से फुलफिल कर पाएगा. दस इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंज्यूमर नीड, डिजायर एंड वांट्स. तो कंज्यूमर नीड्स को, डिजायर को, वांट्स को इवैल्यूएट करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कस्टमर एनालिसिस कहते हैं. तो क्या चाहिए इसके लिए, तो डेटा चाहिए कस्टमर से. तो कस्टमर का डेटा कैसे आएगा, तो हमने कहा सर हमें गैदर करना होगा, है ना. सर्वे वगैरह हम कर सकते हैं, कस्टमर से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर के डेटा को एनालाइज करके कस्टमर के नीड, वांट, प्रेफरेंसेस को हम समझ सकते हैं एंड फिर हम देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट से कैसे कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. कस्टमर एनालिसिस इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर सर्वेस, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर डेटा, evaluation of market positioning strategies, development of customer profiles and selection of best market segmentation technique. सो कस्टमर सर्वे से डेटा हम ले सकते हैं, कंज्यूमर डेटा को हम स्टडी कर सकते हैं, मार्केट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट कर सकते हैं और कस्टमर्स के प्रोफाइल को अल्टीमेटली हम डेवलप करेंगे. एंड द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मार्केट सेगमेंटेशन टेक्निक. व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? जैसे हमने कहा सपोज दिस इज द एंटायर मार्केट,
देन वी स्टडी मार्केट, पहले हम क्या करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, एंड देन वी ब्रेक मार्केट बेस्ड ऑन सम डेमोग्राफिक्स। मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो टीन एज के बच्चों के लिए है, तो आप क्या कहते हो 13 to 19, दिस इज द एज ग्रुप। इस एज ग्रुप के लिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एज के आधार पे आपने मार्केट को डिवाइड किया। सो वी गेट दिस मच ऑफ सेगमेंट ऑफ द मार्केट, टोटल मार्केट का ये सेगमेंट हमारा क्या हो जाता है, टारगेट सेगमेंट हो जाता है। इसी प्रोसेस को मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन अ बिग मार्केट इनटू स्मॉलर वन, और यही आपका क्या बन जाता है, टारगेट मार्केट बन जाता है, टारगेट क्लाइंट बन जाता है। तो आप पूरे पॉपुलेशन को तो सर्व नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ 13 to 19 को सर्व कर रहे हो, तो ये आपका कौन है, टारगेट क्लाइंट है। सो एक एप्रोप्रिएट सेगमेंटेशन टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। यूजिंग द फैक्ट्स जनरेटेड बाय द कस्टमर एनालिसिस एंड इफेक्टिव प्रोफाइलिंग ऑफ कस्टमर्स में बी डन, and customer profiles can reveal demographic information about the customers. Customers का क्या कर सकते हैं, we can prepare the profile, and based on that profile it will help you a lot to design your offer. A number of parties including buyers, seller, distributor, salesperson, manager, wholesaler, retailer, supplier, creditor can assist in gathering information to effectively assess the need and desire of the customer. So as a business we are selling our goods to the customer through, let's say, dealer. हमने डीलर के थ्रू क्या किया, कस्टमर को बेचा। जब हम कस्टमर के नीड को एनालिसिस करते हैं तो ये काम होता है बेसिकली मार्केटिंग का, तो हम कस्टमर से रिलेटेड डेटा को गैदर करते हैं। अब यहां कस्टमर से रिलेटेड हमारा डेटा को हमने गैदर किया तो डायरेक्ट कस्टमर सर्वे का इस्तेमाल किया। लाइकवाइज डीलर का भी इंटरेक्शन है कस्टमर से, तो डीलर भी हमें क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, और इन्हीं डेटा के आधार पे हम कस्टमर प्रोफाइल बनाते हैं, हम कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझते हैं, और फिर जाके इसके आधार पे प्रोडक्ट को डेवलप करता है आपका R&D डिपार्टमेंट। राइट, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि सेल्स पीपल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैनेजर है, रिटेलर है, होलसेलर है, सप्लायर है, ये सब के सब जिनका भी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है, हम वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम एज वेल, एंड दैट विल असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड डिजायर ऑफ द कस्टमर। सो दिस इज योर कस्टमर एनालिसिस। क्या बोलोगे कस्टमर एनालिसिस को, कस्टमर को स्टडी करना, कस्टमर सर्वे से डेटा लेना, है ना, और डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व जिससे कस्टमर का इंटरेक्शन है उनसे डेटा कलेक्ट करना, उस डेटा के आधार पे कस्टमर का प्रोफाइल बनाना, अप्रोप्रिएट मार्केट सेगमेंटेशन को चूज करना, राइट, टू अंडरस्टैंड अपने टारगेट क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना, और फिर ये डिसाइड करना दैट हाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ कस्टमर एनालिसिस। ट्रिपल स्टार मैंने आपको कस्टमर एनालिसिस के लिए नहीं कराया है, बल्कि इसके लिए कराया है जो है आपका कस्टमर बिहेवियर, इसी का पार्ट है। एनालिसिस विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर बिहेवियर। बिहेवियर को समझने के लिए एनालिसिस क्या होगा, मैंडेटरी होगा। कस्टमर बिहेवियर से क्या मतलब है, कस्टमर बिहेवियर से मतलब है, मतलब लिटरल मीनिंग रखो इसका दिमाग में, कस्टमर का बिहेवियर क्या है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज बाय द कस्टमर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर्स आर बाइंग एंड व्हेन दे आर बाइंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कस्टमर या कंज्यूमर बिहेवियर को डिसाइड करता है। कस्टमर बिहेवियर मूव्स बियॉन्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर। एनालिसिस में हमने आइडेंटिफाई किया, और जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं देन यू कम टू नो अबाउट द बिहेवियर टू एक्सप्लेन हाउ दे परचेज प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट को किस तरह से परचेज कर रहे होते हैं। इट एग्जामिन्स एलिमेंट्स लाइक शॉपिंग फ्रीक्वेंसी, product preferences and the perception of your marketing, sales and service offerings. तो उनकी शॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंसेस क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, और आपके मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस ऑफरिंग्स को लेके उनका परसेप्शन क्या है। दैट वाज द कस्टमर बिहेवियर इज। सो अब जैसे देखो, आप मान लो ऑनलाइन आप ब्राउज कर रहे हैं, सपोज यू वांट टू बाय समथिंग एंड यू गो टू सम सम वेबसाइट एंड यू ट्राई टू बाय इट, तो जब आप जो आपका ऑनलाइन एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी विल रिफ्लेक्ट योर बिहेवियर, है ना। अब जैसे मान लो आप फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे हो, सपोज यू आर बाइंग एवरी डे, सपोज यू आर गेटिंग फूड डिलीवर्ड टू योर होम एवरी डे यूजिंग स्विगी और जोमैटो, सो दे कम टू नो अबाउट योर बिहेवियर, दे कम टू नो अबाउट योर फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, कि आप कितनी जल्दी जल्दी परचेज करते हैं। अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशन विल बी सेंट टू यू, अकॉर्डिंगली दे विल टारगेट यू, राइट। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज की बात करते हैं, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, और परसेप्शन मार्केटिंग और आपके एंड सेल्स एंड सर्विस ऑफरिंग्स को लेके क्या है कस्टमर्स की, उसकी बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर अलाउ बिजनेस टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर। सो इफ यू नो द बिहेवियर you can target them well. Understanding the behavior of customer enable business to establish effective marketing and advertising campaigns, provide product and services that meet their need and retain customers for repeat sales, right? So for that purpose we have a software, basically how it is done.
तो हम कहते हैं वी हैव समथिंग कॉल्ड एज CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हर एक बिजनेस यूज करता है आज के डेट में. सो वी कलेक्ट डेटा अबाउट कस्टमर, ऑल डेटा इन फैक्ट, और फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, देन वी कम टू नो अबाउट द कस्टमर, उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज क्या है, और हमारे ऑफरिंग्स को लेकर उनका परसेप्शन क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, राइट. इन सारी बातों को समझने के बाद हम अपना मार्केटिंग कैंपेन अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं ताकि हम उन कस्टमर्स को टारगेट कर सकें. आपने देखा होगा ऐसा होता है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ब्राउज करते हैं तो उससे रिलेटेड सजेशंस आपको सोशल मीडिया और डिफरेंट वेबसाइट्स पे आने शुरू हो जाते हैं. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज दे आर ट्रैकिंग यू, they know your preference, they know your behavior, and accordingly they are offering you different products and services. Now, consumer behavior may be influenced by a number of things. These elements can be categorized into following three conceptual domains. Now, this is vital again. Consumer behavior बहुत सारे factors से influence होते हैं, बहुत सारे internal factors होते हैं, बहुत सारे external factors होते हैं, है ना. सो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को या कस्टमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम तीन डोमेन में, तीन कंसेप्चुअल डोमेन में क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहला आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में क्या आएगा? जैसे जो बाहर की बातें जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है. नाउ यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ कस्टमर, राइट. सो बाहर की बातें जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जैसे हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट. आपने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखा, मान लो किसी सेलिब्रिटी ने उसको एडवर्टाइज किया, अमिताभ बच्चन का एडवर्टीजमेंट आया, आप देखते हैं एंड यू गेट परसुएडेड एंड यू बाय इट. यस और नो. सो इसका मतलब क्या हुआ? आपके बिहेवियर को किसने इन्फ्लुएंस किया? एक्सटर्नल फैक्टर ने इन्फ्लुएंस किया. सपोज यू आर फैन ऑफ ऋतिक रोशन एंड ही कम्स विद सम एडवर्टीजमेंट, आप कहते हो यार ऋतिक ने ऐड किया है, चलो खरीद लेते हैं. यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स. इसको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहा जाता है. तो पहला डोमेन क्या हो गया? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. क्या देख रहे हैं हम उन फैक्टर्स के कैटेगराइजेशन देख रहे हैं जो कस्टमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट, peer recommendation or social norms have a direct impact on the psychological and internal processes that influence various consumer decisions. So first is your external influences. क्या ध्यान में रखना है? एडवर्टीजमेंट हो गया, peer recommendation हो गया, social norms हो गया. ये सब बाहर के फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को, कस्टमर बिहेवियर को शेप करते हैं, इंटरनल थॉट प्रोसेस को, साइकोलॉजिकल प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, एंड यू चूज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली और योर प्रेफरेंसेस इज शेप्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है. These aspects are divided into two groups: the company's marketing effort and numerous environmental elements. जो कंपनी ने जो मार्केटिंग एफर्ट किया, एडवर्टीजमेंट वगैरह आ गया, और बहुत तरह के एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी होंगे जो आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं. नंबर 2 इज इंटरनल इन्फ्लुएंस. ये आपका इंटरनल थॉट प्रोसेस है, आपका अपना इंटरनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है. इंटरनल प्रोसेसेस आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरनल टू कस्टमर एंड अफेक्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग. So these are internal influences, and you can have that kind of thinking कि आपको लगता है कि suppose कपड़े खरीदने की बात है तो you have a strong psychological belief or you are a strong factor from your inside that you think कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं बहुत branded, बहुत expensive कपड़े पहनूं. So you go for a cheaper brand. और उस कंडीशन में क्या होता है कि आप कहते हो कि बहुत एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े मैं ना पहनूं, तो ये आपका इंटरनल प्रोसेस है. यू आर थिंकिंग लाइक दैट, है ना. अकॉर्डिंगली योर बिहेवियर विल बी शेप्ड. तो इंटरनल इन्फ्लुएंस मतलब जो आपके अंदर का साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब जो बाहर के फैक्टर्स आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग मोटिवेशन एंड एटीट्यूड. दोनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है. एक्सटर्नल फैक्टर, मार्केट स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, दोनों मिलकर अफेक्ट करता है किसको? डिसीजन मेकिंग को. देन यू परचेज and then happens the post purchase actions. What are the post purchase actions? जैसे आपने कहा internal external influence ने क्या किया? Suppose you have a kind of attitude where you want to look good and you want to look rich as far as clothes are concerned. तो और advertisement आया, मान लो लुइस फिलिप का एडवर्टीजमेंट आया, प्रीमियम ब्रांड, प्रीमियम क्लोथिंग का. सो अब दोनों मिक्स होता है एंड यू बाय द प्रोडक्ट. सो व्हेन यू परचेज द प्रोडक्ट देन यू यूज इट. जब आपने पहना तो ये आपको उतना अच्छा नहीं लगा जो आपने सोचा था, तो क्या होगा? आप कहते पोस्ट परचेज रिव्यू जो होगा मेरा, दैट विल बी रॉन्ग. तो मैं यही रिव्यू दूंगा कि मैंने इतना खर्च किया बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन जरा सोचो, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, इन दैट केस आप पोस्ट परचेज रिव्यू क्या दोगे? आप बोलोगे कि हाँ मैंने इसको यूज किया, दिस वाज गुड.
ठीक है, मेरा काम हो गया, सो दिस वाज गुड, राइट। सो दोनों तरह के रिव्यूज आ सकते हैं। तो पोस्ट परचेज एक्शन में यू गिव द रिकमेंडेशन, यू गिव द रिव्यू एज अ कस्टमर, दैट इज आवर पोस्ट परचेज एक्शन। सो डिसीजन मेकिंग, third is decision making. A rational consumer or decision maker would seek information about potential decisions and carefully integrate this with the existing knowledge about the product. Rational consumer कैसे behave करता है? और एक बात सबसे पहले इसको यही तय कर दो, अब 10 रुपए के पेन खरीदने के लिए ये प्रोसेस नहीं आएगा। सो वी आर गोइंग टू सी द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है किसी भी कस्टमर का। तो आपके तो डिसीजन मेकिंग में अब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की बात करो, इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट की बात करो, सपोज यू हैव टू बाय अ कार, then you start behaving rational, because then you will be looking for different brands, different models available in the market. Then you analyze your own need कि मुझे क्या चाहिए। Suppose in your family there are 6 members. In that case आप 4 सीटर कार तो लोगे नहीं, फिर तो आपको 6 सीटर चाहिए कम से कम। तो आपकी नीड क्या है? Now you become rational. आपकी नीड क्या है? क्या क्या मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल है, क्या आपको चाहिए? Are you concerned about mileage? Are you concerned about style? Are you concerned about speed? तो आप different brands को evaluate करना शुरू कर देते हैं, and then you start behaving rational. You have some knowledge and some information about product, and you get required information from different sources. You integrate existing knowledge with the acquired knowledge, and then you proceed for decision making. So ये होता है infrequently expensive product के purchase में। जनरल डे टू डे प्रोडक्ट में आप इतना नहीं सोचते। A rational consumer, a decision maker would seek information about potential decisions and carefully integrate this with the existing knowledge about the product. After weighing the advantages and disadvantages of each option, they would make a decision. तो आपके पास different options create हुए, है ना, different। आपने कहा suppose I can go for i20, I can go for Scorpio, I can go for Thar and so on. So आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपने क्रिएट किए, और फिर देखते हैं कि भाई क्या मेरे लिए सुटेबल होगा, और फिर रैशनली आप इवैल्यूएट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं। The stages of decision making process can be described as this may be the question। decision making से क्वेश्चन आया तो they will ask you the stages। देखो क्या हुआ, सबसे पहला प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सो प्रॉब्लम विल stimulate you or induce you to buy something। we buy to solve our problem। प्यास लगी है तो पानी चाहिए, then we buy the water। अब ऐसे ही पानी खरीद के तो नहीं रखते हैं। So problem recognition is the first stage। ट्रांसपोर्टेशन का इशू आ रहा है आपको, you have to buy the car, you have to show off, that is the problem। you think that the car will add onto your status, then you look for the some branded car, some bigger brand, right, some expensive car। So first stage is the problem recognition, identify an existing need or desire that is unfulfilled। प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद we search for desirable alternative and list them। so अब हमने क्या किया, लिस्ट करना शुरू किया जो भी डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं, seeking information on available alternative and weighing their pros and cons, advantages and disadvantages, and last में make a final choice। फिर से कह देता हूं, डेली परचेज में आप इतनी मेहनत नहीं करते, इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट में आप इतनी मेहनत जरूर करते हो। पहला स्टेज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, दूसरा स्टेज ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करना, तीसरा स्टेज ऑल्टरनेटिव्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को समझना, चौथा स्टेज फाइनल चॉइस ले लेना, राइट। दिस इज बिहेवियर ऑफ मेकिंग डिसीजन हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली, हाउएवर इट इज मोस्टली अप्लाइज व्हेन द परचेज इज ऑन that is too significant to the customer, such as when the product could have a significant impact or influence on their health or self image। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए ऐसा नहीं होता। जैसे कि the process is extremely valid when purchasing a car, a television, a refrigerator and so on, and not in contrast to purchase ice cream or soft drink। आइसक्रीम खरीदते वक्त आप ऐसे ब्रांड की लिस्टिंग नहीं करते, है ना, प्रॉस कॉन्स को कैलकुलेट आप नहीं करते, आपने जो आइसक्रीम खाना है आपने खरीद के खा लिया, राइट, दिस विल हैपन। And then come the post decision processes। क्या कहा था मैंने आपसे, after making a decision and purchasing a product, the final phase in the decision making process is evaluating the outcome। तो आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपने मर्सिडीज खरीद लिया, राइट, नाउ यू आर राइडिंग इट। तो आप उसके बाद आप सोचते हैं कि भाई आप देन यू इवैल्यूएट द आउटकम कि मैंने इतना खर्च किया, ये गाड़ी खरीदी, तो क्या आउटकम मुझे मिला। द कंज्यूमर रिएक्शन में वैरी डिपेंडिंग अपॉन द सेटिस्फैक्शन।
While a happy customer may repeat purchase and recommend others, customer with dissonance will neither purchase the product again for recommend it to others. अब अगर आप यू आर सेटिस्फाइड विद ड्राइविंग द मर्सिडीज, यू विल रिकमेंड अदर्स एज वेल कि हाँ भाई खरीद लो, अच्छी गाड़ी है. और अगर मान लो उसमें आप सेटिस्फाई नहीं होते, मान लो आज आपने खरीदा, आज ये ब्रेक डाउन हो जाता है, आप बोलोगे अरे ये कैसे हो गया, है ना, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल लो होगा, आप दूसरों को रिकमेंड नहीं करोगे. ये था आपका बेसिकली स्टडी अबाउट मार्केट एंड कस्टमर. आपने मार्केट को समझा, कस्टमर को समझा, कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर को डिस्कस किया, आपने कस्टमर बिहेवियर की बात करी, आपने कस्टमर एनालिसिस की बात करी, आपने कस्टमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करी. 4 स्टेप का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वाइटल है, न्यूली एडेड है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान में रखना है. दिस इज इट. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी. नाउ वी नो दैट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, technically when we talk about the multi-business, multifunctional enterprises, big companies, and there are 3 strategic levels. At top we have the corporate level, then we have the business level, and at the lowest level we have the functional level. And 3 different types of strategies are formulated at these 3 levels. At corporate level we have the corporate strategy, at business level we have the competitive and cooperative strategy, and at functional level we have the functional strategy. All these strategies are aligned, and certainly these all strategies will help you to achieve your vision and mission. So at business level we have a kind of strategy which is called as competitive strategy, because competition can be seen at the business level only. Now business level is the level where you have to decide that how to defeat the competition. Competition को कैसे defeat करना है, इस सवाल का जवाब हम business level पे ढूंढते हैं. And when we answer this question, it can be answered how to defeat competition. It can be answered in 2 ways. One is the cooperation. So don't fight, just cooperate. Don't compete, just cooperate. So you can get in cooperation with the competition as well. That's one strategy where we have joint venture, we have acquisition merger, and we have alliances. Different types of alliances can be formed. And another way is the competitive strategy. Competitive strategy का मतलब है that how can we defeat our competition? How can we create competitive advantage? How can we become unique in the industry where our product is totally differentiated from others and we are unique in the market for our customer? So ये uniqueness create करने को, competitive advantage create करने के लिए we have something called as competitive strategy, जिसके मदद से we can defeat our competition. So let's start with the competitive strategy now. Competition is a fundamental attribute of economic system and business, and it is frequently connected with the small and large organization. Competition is something which is natural. It will happen for sure. It's never a bad luck. Competition is not a bad luck. It's a natural process. So suppose you want to become a chartered accountant, right? Still here also you are facing competition. There are 12% student who will pass, approximately. 12% में आपका नाम आना चाहिए. 100 में से 12 बच्चे पास करेंगे, 12 बच्चे पास करेंगे. So it is a competition. You have to secure your seat. और आप जब अपनी एक सीट को सिक्योर करते हैं तो आपके अगेंस्ट कई सारे बच्चे उस सीट को लूज करते हैं. This is what we are talking about. Competition is natural, it will happen, and every business has to face it. It's not a bad luck. In fact, it's an opportunity to improve yourself. Businesses compete with each other for the same set of resources and customers. So ये भी हमें ध्यान में रखना है. Competition, जैसे हमने कहा कि there is a teacher, that teacher is teaching accounts to CA student, and there is another teacher who is teaching account to MBA students. बताओ क्या इन दोनों टीचर में किसी तरह का कंपटीशन है? नहीं है. क्यों नहीं है? Because the set of resources they are accessing are different, though their product is same. अब ऐसा तो है नहीं कि सीए का अकाउंट अलग होगा, एमबीए का अकाउंट अलग होगा. अकाउंट तो दोनों का सेम ही है, प्रोडक्ट सेम है, बट जो रिसोर्स वो एक्सेस कर रहे हैं, जो वो मार्केट एक्सेस कर रहे हैं, जो उनका कस्टमर बेस है वो अलग है, और इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन हो ही नहीं रहा है. So what you saying, business compete with each other for the same set of resources and customer. जब तक same set of resources and customer नहीं होगा तब तक competition नहीं होगा. Within an industry, competition is frequently encouraged with a wider goal of attaining and achieving higher quality services or superior goods that the firm may manufacture or develop. Competition always motivate you to improve your quality of the product, right? And to get better positioning in the industry. The competitive strategy of a business is concerned with how to compete in the business, how to defeat competition, how to compete in the business areas in which the organization operates.
The competitive strategy of a firm within a certain business field is analyzed using two criteria: the creation of competitive advantage and protection of competitive advantage. So what we are trying to say here is you have to defeat your competition, and to defeat your competition you will have to create competitive advantage. There is two aspects. One is to create competitive advantage and another is to sustain it. Because होता क्या है कि suppose you have created competitive advantage, your rival will try to copy it ताकि आपके एडवांटेज को खत्म किया जा सके, और जैसे ही वो कॉपी कर लेते हैं, मान लो सक्सेसफुली कॉपी कर लेते हैं, इन दैट केस यू विल लूज दैट एडवांटेज. सो यू विल हैव टू सस्टेन इट एज वेल. जैसे हमने कहते हैं माइक्रोचिप में इंटेल इज लीडर, और इंटेल क्या करता है, कंटिन्यूअसली इनोवेट करता रहता है, और जिसकी वजह से उसका कॉम्पिटिटिव एज बरकरार है, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन कर रहा है. एप्पल की आपने बात करी, कंटिन्यूअसली इनोवेट करता रहता है, इसीलिए उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So you have to create competitive advantage and also you have to sustain it. ये दोनों ही एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट एंड सस्टेन करने की बात करते हैं, या जब हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करते हैं और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो 5 फोर्सेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. बिकॉज हियर यू आर टॉकिंग अबाउट डिफीटिंग द कॉम्पिटिशन, and to know the nature and strength of competition we have a model called as 5 forces model of competition analysis. याद होगा आपको, threat of new entrant, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, rivalry among firms and threat of substitute product. ये 5 फोर्सेस का एक मॉडल है हमारे पास. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जब आप सक्सेसफुली यू विल बी एबल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इन दैट केस इन 5 फोर्सेस के प्रेजेंस में भी यू विल बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट. दैट इज द आइडिया. तो 5 फोर्सेस से मेरा कंपटीशन बनता है, और 5 फोर्सेस के प्रेजेंस में अगर मैं प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूं, इट मींस आई हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इट मींस आई एम यूनिक, राइट? Porter's 5 forces model is useful in understanding the competition. It is a powerful tool for systematically diagnosing the main competitive pressure in a market and assessing how strong and important each one is. Not only it is widely used technique of competition analysis, but it is also relatively easy to understand and apply. Right? And then we have competitive landscape. अभी स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ना था सर, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी का नहीं, इंट्रोडक्शन है, ध्यान में रखना है, स्ट्रैटेजी हम आगे पढ़ेंगे. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ये तो एनालिसिस का चैप्टर है ना, यहां तो फॉर्मुलेशन अभी शुरू नहीं किया है, करेंगे आगे. व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? अभी आपने कहा कि टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी वी हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन. Who are our direct competitors? Who are our indirect competitors? What kind of products they are selling? What are their strengths? What are their weaknesses? We have to understand all of these. You know, until you don't have understanding of your competitor, how you are going to formulate your competitive strategy? You won't be able to do that. You have to neutralize the strength of your competitors. You have to exploit the weaknesses of your competition. You have to see what kind of actions and strategies they are applying. You have to see what kind of products they are selling. And above all, you have to understand who are your competitors. अपने कॉम्पिटिटर को पहचानोगे तभी तो आप उसके अगेंस्ट अपने स्ट्रैटेजी को डिवाइस कर पाओगे, अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करने की कोशिश करोगे. सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज एन एनालिसिस व्हिच गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन, राइट? सो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस व्हिच आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर्स ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. Competitive landscape is about identifying and understanding the competitors, and at the same time it permits the comprehension of their vision, their mission, their core values, their niche market, their strengths, their weaknesses. Right? So आप बोलोगे sir, how we are going to do that? So answer is very simple. You will have to have the competitive intelligence. So what is competitive intelligence? So हमेशा याद रखना, किसी वर्ड के बाद अगर इंटेलिजेंस दिखाई देना आपको, तो आप इंटेलिजेंस का मतलब इंफॉर्मेशन से रखना. कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिशन. And if you want to get the information about competition, you will have to study and gather information about your competition. Competitive landscape इसी की बात करता है, competition के information को evaluate करना, ये देखना कि कौन है मेरा competitor, उनके क्या values हैं, उनके क्या mission है, उनके क्या vision है, उनके क्या strategies है, उनका क्या product है, उनके क्या strength है, उनके क्या weaknesses है. Once we get all these information, now we frame our strategy based on that. फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं. दिस एनालिसिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस. नाउ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस के क्या स्टेप्स हैं? दिस इज द क्वेश्चन. स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. सबसे पहला आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर. 5 स्टेप में करते हैं. सबसे पहला आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, दूसरा
see what kind of product and services they are offering, तीसरा know their strengths, चौथा know their weaknesses, और ये चार जानकारी को लेके पांचवें स्टेप में जाते हैं जहां कहते हैं put all information together and frame your strategy accordingly. The first one is identify the competitor. The first step is to understand the competitive landscape, is to identify the competitors in the firm's industry and have actual data about the respective market share. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स. कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, उनकी लिस्टिंग कर लेना, राइट उनके रिलेटिव मार्केट शेयर को देखना, किसका क्या मार्केट शेयर है. देन ओनली यू विल बी एबल टू सी योर पोजीशन एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड कि भाई मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है जिसके लिए मुझे कंसर्न होना है. सो व्हाट यू से, so first step क्या हुआ, identify the competitor, identify all of your competitors and get their knowledge about their market share. So this answers the question, who are the competitors, how big are they? Who are the competitors, how big are they? कौन हमारे competitors है और वो कितने बड़े हैं. Number 2, understand the competitors. Understand करने का मतलब क्या है, वो किस तरह का product and services बेच रहे हैं. Understand, एक तो होता है know करना. So you know कि X Private Limited is my competition, Y Limited is my competition. So X and Y are your competitors. Now you know X and Y are your competitors. Now you have to understand X and Y. And understanding here means what kind of products and services they are offering. You will have to do deep study of their product because आपको पता कैसे चलेगा where they are lacking. So where they are lacking, you will know in the weakness. But prior of that, you will have to understand their product. कि उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, उनके सर्विसेज जो है वो क्या है. That understanding need to be developed. Understand the competitor. Once the competitor have been identified, the strategist can use market research report, internet, newspaper, social media, industry reports and various other sources to understand the products and services offered by them in different markets. What are their products and services? Understand the competition मतलब what are their products and services, और फिर आते हैं determine their strength. अब स्ट्रेंथ को देख लेते हैं. व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ में क्या पता चलेगा आपको, आप कहते हैं भाई उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत साउंड है, उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत हाई है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, राइट. सो यू विल हैव टू सी कि कौन कौन से एरियाज है वेयर दे आर डूइंग गुड. क्या उनका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्या उनका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, क्या उनका फाइनेंस बहुत ही स्ट्रांग है, क्या उनका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है, क्या उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांटेज है, एडवांस है. सो वी हैव टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिशन, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स. व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, व्हाट डू they do well, do they offer great products, why are consumers liking their product and services, and so on. This answers the questions, what are their financial position, what give them cost and price advantage, what are they like to do next, how strong is their distribution network, and what are their human resource strengths. And once we understand the strengths, then we go for the weaknesses. So determine the weakness of the competitors. वीकनेस में क्या पता चलेगा कि वो कहां लैक कर रहा है, कहां उसकी एफिशिएंसी नहीं है, कहां उसकी प्रोफिशिएंसी नहीं है ना. जहां वो लैक कर रहा है वही आपका काम आएगा, उसी को आप एक्सप्लॉइट करोगे. आइडेंटिफाई द एरिया वेयर द कॉम्पिटिटर इज लैकिंग और इज वीक. Weakness can be identified by going through consumer reports or reviews. The best way to know the weakness of the rival's product is to go through the consumer report and the reviews. This answers where are they lacking. Where are they lacking? और जहां वो लैक कर रहे हैं वही गैप है, उसी गैप को आपको फिल करना है, आपको एडवांटेज मिल जाएगा. Once we know the weakness, now what we know exactly, we know who are the competitors, we know their product and services, we know their strength, we know their weakness. Now put all information together. अब सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो, एक साथ ले आओ. Put all of the information together. At this stage, the strategist should put together all information about competitors and draw inference about what they are not offering and what the firm can do to fill the gap. वो क्या ऑफर नहीं कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा, और आप क्या करो कि इस गैप को फिल कर दो, ये आपको समझ में आ जाएगा. दिस आंसर, व्हाट विल द बिजनेस डू विद दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट इंप्रूवमेंट डज फर्म नीड टू मेक, एंड हाउ कैन द फर्म एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स. So this is your competitive landscape analysis. 5 step है. Identify the competitor, understand the competitor, determine their strengths, determine their weaknesses, put all information together. This is your competitive landscape analysis. Now we have to see the key factor for competitive success. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, this is nothing but the KSF.
की सक्सेस फैक्टर्स. व्हाट डू मीन बाय की सक्सेस फैक्टर्स? की सक्सेस फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है की सक्सेस फैक्टर्स का मतलब? ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी फॉर्म के सक्सेस के लिए एसेंशियल होते हैं. किसी भी इंडस्ट्री में यू विल फाइंड दैट एज थिंक एज अ कस्टमर. सपोज यू हैव टू बाय अ पेन, व्हाट यू विल लुक फॉर? तो आप देखोगे भाई वो स्मूथ चले, ग्रिप अच्छी हो, दैट्स इट. डज ब्रांड मैटर्स या सम अदर फैक्टर्स मैटर्स? तो आपके तो नहीं. ये मायने रखता है. सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज एवर 70 in today scenario. तो अगर वो 70 से ऊपर है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली दैट पर्सन इज नॉट सो मच फेमिलियर विद द हाई फीचर स्मार्टफोन. तो क्या ऐसा होगा कि वो लोग बेसिक फोन को ज्यादा प्रेफर करेंगे? आप बोलोगे हाँ करेंगे. अगर उस एज ग्रुप को मैं टारगेट कर रहा हूं तो मेरा फोन ऐसा होना चाहिए जिसका नेविगेशन बहुत ही ईजी हो, बहुत आसानी से वो क्या कर सके, उस फोन को यूज कर सके. वैसे ये सिनेरियो चेंज हो रहा है. ये सिनेरियो चेंज हो रहा है. अब तो स्मार्टफोन ये सब यूज कर रहे हैं और जो नहीं भी जान रहे वो सीख रहे हैं. बट यस, मतलब अगर आप आज से 5 साल पहले चले जाओ तो बिल्कुल सटीक बैठेगा ये जो भी एग्जांपल हम सेट करना चाह रहे हैं कि ओल्डर एज के पर्सन के लिए बेसिक फोन क्या होगा, प्रेफरेबल होगा. तो जब उनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू थिंक कि हम किस तरह का फीचर अपने प्रोडक्ट में रखना चाहते हैं. सपोज यू हैव टू बाय अ प्रोडक्ट फॉर अ चाइल्ड, अ किड. छोटे बच्चे के लिए आप सोप खरीदने जा रहे हो, शैम्पू खरीदने जा रहे हो, तो क्या आप छोटे बच्चे के लिए हेड एंड शोल्डर खरीद के लाओगे? आप बोलोगे नहीं. बिकॉज हेड एंड शोल्डर से जब वो बच्चे को आप नहलाओगे तो आंखों में जलन होगी, स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, स्किन में रैशेज आएंगे, दिस विल हैपन. आप बोलोगे नहीं, आई विल गो फॉर जॉनसन एंड जॉनसन. नाउ व्हाई यू आर गोइंग फॉर जॉनसन एंड जॉनसन? बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग प्रोडक्ट फॉर किड्स ओनली. बेबी प्रोडक्ट में ही उनका स्पेशलाइजेशन है. एंड जब आप बच्चे के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, यू टॉक फॉर माइल्डनेस, यू गो फॉर माइल्डनेस, यू गो फॉर सॉफ्टनेस ऑफ द प्रोडक्ट, माइल्डनेस ऑफ द प्रोडक्ट, नो केमिकल यूसेस. इसकी आप बात करनी शुरू कर देते हैं और इसके आधार पे आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं. सो केएसएफ वो फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे आधारित होकर कस्टमर्स बहुत सारे ब्रांड में से किसी एक ब्रांड को चूज करता है. तो आप समझ जाओ ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए. हर एक बिजनेस को केएसएफ को समझना होगा और हर एक बिजनेस को केएसएफ को प्रोवाइड करना होगा टू गेट सक्सेस इन द इंडस्ट्री. ठीक है, आगे बढ़े. बहुत कुछ बात की जा सकती है, रेगुलर लेक्चर तो है नहीं, है ना. आगे बढ़ते. एंड इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर्स are those things that most affect industry members ability to prosper in the marketplace. याद रखना, बिजनेस के ग्रो एंड प्रॉस्पर के लिए KSF are essential. The particular strategy element, product attribute, resources, competencies, competitive capabilities and business outcome that spell the difference between profit and loss and ultimately between competitive success or failure. KSF will decide the profit or loss. KSF will decide the success or failure. KSF by their very nature are so important that all firms in the industry must pay close attention to them. The answer to the 3 questions help identify an industry KSF. अब सवाल आता है हम KSF को आइडेंटिफाई कैसे करें. और याद रखना, KSF को आइडेंटिफाई करने में गलतियां भी होती हैं. कभी कभी गलत KSF पे आप काम कर रहे होते हैं और आपको सक्सेस नहीं मिलता. सो KSF को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए हमारे पास 3 क्वेश्चंस को जवाब देना होगा. नंबर 1, किस आधार पे कस्टमर बहुत सारे ब्रांड में से किसी एक को चूज करता है? आपको सबसे पहले इसे समझना होगा. ऑन व्हाट बेसिस डू कस्टमर्स चूज बिटवीन द कंपीटिंग ब्रांड्स ऑफ सेलर्स? Right. Second, what resources and competitive capability does a seller need to have competitively successful? अब एज अ बिजनेस आपके पास किस तरह के रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल हो सके? जैसे अभी आपने जॉनसन एंड जॉनसन का एग्जांपल लिया. अगर आप उस सेक्टर में compete करना चाहते हैं, यू हैव टू हैव वेरी मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एडवांस्ड R&D, है ना, कटेज टेक्नोलॉजी, ये आपको चाहिए. बिना इसके आप compete ही नहीं कर पाओगे. सो पहला, कस्टमर किस आधार पे बहुत सारे प्रोडक्ट में से किसी एक को चूज करता है. दूसरा, उस इंडस्ट्री में अच्छा करने के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज होने चाहिए. और तीसरा, व्हाट डज इट सेलर नीड टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और क्या होना चाहिए, कैसे हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट कर सकते हैं. तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? KSF इज द आंसर. KSF इज द आंसर. इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करना होगा टू आइडेंटिफाई द KSF. देखो, फॉर एग्जाम्पल इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग द KSF आर अपीलिंग डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशंस एंड लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग. राइट. अच्छा, बहुत सारे KSF भी नहीं होते, बहुत कम KSF होते हैं जिस पे आपको काम करने की जरूरत होती है. हाउ गेनिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय एक्सेलिंग एट वन पर्टिकुलर KSF इज फ्रूटफुल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी अप्रोच.
नाउ दिस इज द क्वेश्चन, क्या करना है, इसको ट्रिपल स्टार कर देना है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक पर्टिकुलर केएसएफ पे के आधार पे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करें तो ये स्ट्रैटेजी कितना फ्रूटफुल होगा। एक सिंगल केएसएफ पे अगर हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करें तो ये कितना फ्रूटफुल होगा। डिटरमाइनिंग द इंडस्ट्री केएसएफ गिवन प्रिवेलिंग एंड एंटिसिपेटेड इंडस्ट्री and competitive condition is a top priority analytical consideration. Means every business has to analyze and determine the industry's KSF. इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए क्या की सक्सेस फैक्टर है, ये हर एक बिजनेस को आइडेंटिफाई डिटरमिन करना होगा। एट द वेरी लीस्ट मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री सिचुएशन वेल एनफ टू नो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी कॉम्पिटिटिव सक्सेस और व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट। सो आप ऐसे फैक्टर्स पे काम कर रहे हो, सपोज आप ऐसे फीचर्स पे काम कर रहे हो जो फीचर्स कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो क्या कस्टमर बाय करेगा? नहीं। आपको ऐसे फीचर्स पे, ऐसे फैक्टर्स पे काम करना है जो जिसके आधार पे कस्टमर प्रोडक्ट को चूज कर रहा है। दे नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर कॉम्पिटिटिवली वैल्यूएबल। Misdiagnosing the industry factor critical to long-term competitive success greatly raises the risk of a misdirected strategy. So if you have misdiagnosed the KSF or if you have wrong KSF what you are following, तो इसका आपको दूरगामी असर आपके बिजनेस पे दिखेगा, राइट? नाउ इसको ध्यान में रखना है। KSF वैरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सिंपल सी बात है, ये तो होगा ही, हर एक इंडस्ट्री का क्या होगा, अपना KSF होगा। Only rarely does an industry have more than 3 KSF, 3 or 4 KSF. इसको ध्यान में रखना कि बहुत रेयर में आपको 3 या 4 से ज्यादा KSF किसी भी इंडस्ट्री में दिखेंगे at any one time, and even among these 3 or 4, 1 or 2 usually outrank the other. तो 3 से 4 ही KSF होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, इसमें भी 1-2 का इंपॉर्टेंस क्या होता है, दूसरों से ज्यादा होता है, जिस पे आधारित होकर आपको अपना प्रोडक्ट, आपके अपने बिजनेस को रन करना है और यूनिकनेस अचीव करनी है। Purpose of identifying KSF, इसको देख लो एक नजर। The purpose of identifying KSF is to make judgment about what things are more important to be successful and what things are less important. So compile a list of all KSF and then see the priority which is more important, which is less important, and accordingly you decide your strategy. This is your KSF and this is all about your chapter number 2. So we are done with chapter number 2 here. Chapter number 2 के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने देखा। 2 सेशंस में, पहले सेशंस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आधा कवर किया था और अभी आपने चैप्टर 2 के आधे को कवर किया। So we are done with chapter number 2, right? Now we will start with chapter number